नमस्कार, मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो अध्याय हमारा चल रहा है उसका नाम है ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्तियाँ। लॉर्ड सभा के गठन और संरचना के संबंध में हम आपके साथ पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लॉर्ड सभा के कार्य तथा उसकी शक्तियों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले जो बात है वह है कि लॉर्ड सभा की शक्तियां सदैव ही परिवर्तित होती रही हैं। इस बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी अपने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी कि लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वे परिवर्तित होती रही हैं। 18वीं सदी के अंत तक लॉर्ड सभा को लोक सदन की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त थी। 18वीं सदी के अंत तक तो लॉर्ड सभा को लोक सदन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थी। फिर उसकी शक्तियां लोक सदन के बराबर हो गई और 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम बनाए गए थे उनके पारित होने के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम हो गई और वह लोक सदन की तुलना में शक्तिहीन संस्था रह गई, शक्तिहीन संस्था हो गई। ठीक है, तो 18वीं सदी के अंत तक तो लॉर्ड सभा जो है लोक सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थी। फिर वह लोक सदन के बराबर हो गई शक्तियां और 1911 और 1949 के अधिनियम जब पारित किए गए उसके बाद लॉर्ड सभा की शक्तियां लोक सदन की तुलना में बहुत कम रह गई, शक्तिहीन हो गई लॉर्ड सभा। शक्ति की दृष्टि से वर्तमान लॉर्ड सभा को 1911 के पूर्व की जो लॉर्ड सभा थी उसकी छाया मात्र ही कहा जा सकता है। वर्तमान में जो लॉर्ड सभा है शक्तियों की दृष्टि से उसे हम 1911 के पूर्व की जो लॉर्ड सभा थी उसकी केवल छाया मात्र ही कह सकते हैं। ऑग तथा जिंक कहते हैं आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। एक तो पहली बात आप लोग जानते ही हैं कि लॉर्ड सभा दूसरा सदन है, ठीक है, लेकिन दूसरे के साथ साथ वह शक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे दर्जे का सदन हो गया है या द्वितीय महत्व का सदन हो गया है। लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा को कुछ कार्य तथा शक्तियां अवश्य ही प्राप्त हैं जिनका उल्लेख हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले लॉर्ड सभा की विधायी शक्तियों की चर्चा करते हैं। वित्त विधेयक, दो प्रकार के विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक और अवित्त विधेयक। ठीक है, आप इस बारे में परिचित होंगे पहले से। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अगर हम वित्त विधेयक को छोड़ दें, इनके अलावा अन्य जो सभी विधेयक होते हैं वे ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। और अनेक अवसरों पर अवित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तावित भी किए गए हैं और उन पर सभा ने बड़ा उपयोगी कार्य किया है। कहने का तात्पर्य यह है वित्त विधेयक को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी जो विधेयक हैं जो अवित्तीय विधेयक हैं वे किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लॉर्ड सभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं और लोक सदन में भी। और कई बार कुछ विधेयकों को लॉर्ड सभा में पहले प्रस्तावित भी किया गया है और उन पर लॉर्ड सभा द्वारा बड़ा उपयोगी कार्य भी किया गया है। लोक सदन में पारित होने के बाद भेजे गए विधेयकों पर लॉर्ड सभा पूर्ण रूपेण विचार करती है। जो विधेयक लोक सदन से पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास आते हैं उन विधेयकों पर लॉर्ड सभा पूर्ण रूप से विचार करती है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है
कि लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। इसे लॉर्ड सभा की देर लगाने की शक्ति अर्थात डिलेइंग पावर्स कहा जाता है। तो 1911 और 1949 के अधिनियम पारित होने के बाद क्या स्थिति है कि लॉर्ड सभा जो है वह अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर सकती है और उसे 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोक सदन दोबारा पारित कर दे, यानी जिस विधेयक को लॉर्ड सभा ने अस्वीकार किया है और वह पुनः लोक सदन के पास जाता है और लोक सदन दोबारा उसे पारित कर देता है और इस बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, तो वह विधेयक राजा या सम्राट की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। कहने का मतलब यह है कि अवित्तीय विधेयक के संबंध में लॉर्ड सभा केवल देर लगाने की लॉर्ड सभा को देर लगाने की शक्ति है, डिलेइंग पावर्स है, वह उसे केवल 1 बार ही 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। ठीक है, लेकिन पुनः जब वह विधेयक लोक सदन के पास जाता है और वह विधेयक लोक सदन द्वारा दोबारा पारित कर दिया जाता है और इस दौरान 1 वर्ष का समय अगर व्यतीत हो जाता है, तो वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष का जो समय है वह विधेयक को, ध्यान से देखिएगा, विधेयक को लोक सदन में पहले पारित होने के दूसरे वाचन की तिथि से लेकर दूसरी बार पारित होने के तीसरे वाचन की तिथि तक लगाया जाता है। वाचन जो है ये विभिन्न चरण होते हैं जिनसे होकर किसी विधेयक को गुजरना होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, यानी जो 3 चरणों में चर्चाएं होती हैं विधेयक के ऊपर, उसे कानून की भाषा में या संविधान की भाषा में वाचन कहा जाता है। इस प्रकार लॉर्ड सभा विधेयकों को प्रस्तावित करने, 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो अभी तक जो चर्चा हमने की है उसे संक्षेप में यहां पर दर्शाया गया है कि लॉर्ड सभा जो है विधेयकों को प्रस्तावित करने, 1 वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। यह उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये समस्त बातें आती हैं। अब आगे हम चलते हैं लॉर्ड सभा की वित्तीय शक्तियां। अब देखते हैं वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा को क्या शक्तियां प्राप्त हैं। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में बहुत निर्बल है। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की जो स्थिति है वह लोक सदन की तुलना में बहुत निर्बल है, क्योंकि वित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। यह बात आप ध्यान रखिएगा, जो वित्त विधेयक होते हैं वे लॉर्ड सभा में प्रस्तावित नहीं किए जाते। इस वजह से वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति लोक सदन की तुलना में बहुत निर्बल है। समझ में आई बात आपको? कोई वित्त विधेयक जब लोक सदन से पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास आता है तो लॉर्ड सभा उसे केवल 1 माह तक, आपको समय याद रखना है, 1 माह तक, और यह समय अवित्तीय विधेयकों के संदर्भ में कितना था? 1 वर्ष, और वित्त विधेयक के संदर्भ में कितना है? 1 माह। तो लॉर्ड सभा उसे केवल 1 माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लॉर्ड सभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझाव को स्वीकार करना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। तो यह बात हो गई वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में। पहली बात तो कोई भी वित्त विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, और जो वित्त विधेयक लोक सदन से पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास विचारार्थ जाता है तो लॉर्ड सभा उसे केवल 1 माह तक रोक सकती है अधिकतम। ठीक है, वह उस विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव भी दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को स्वीकार करना लोक सदन की मर्जी पर या उसके विवेक पर निर्भर करता है। समझ में आई आपको बात? अब आगे देखते हैं लॉर्ड सभा की कार्यपालिका शक्तियां या कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां।
ब्रिटिश कैबिनेट के लगभग 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश कैबिनेट का निर्माण होता है उसमें 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं और लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, आवश्यक रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। वैसे लॉर्ड सभा की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता अब लॉर्ड सभा का स्पीकर करता है, लॉर्ड चांसलर नहीं। लॉर्ड चांसलर जो है वह अब केवल ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में लॉर्ड सभा से भी सदस्य लिए जाते हैं। लोक सदन की भांति ही लॉर्ड सभा को भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है। जिस प्रकार लोक सदन मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार लॉर्ड सभा के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट जो बात है वह क्या है कि वह शासन की नीतियों तथा कार्यों पर खुला वाद विवाद तथा आलोचना भी कर सकती है। शासन अर्थात सरकार की नीतियों और कार्यों पर वाद विवाद कर सकती है और उनकी आलोचना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है, इस बारे में हम पूर्व के एक वीडियो में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं कि लॉर्ड सभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। लॉर्ड सभा के अनेक सदस्य विभिन्न व्यवसायों में दक्ष और विधि विशेषज्ञ होते हैं। इस बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य जो होते हैं वे विभिन्न व्यवसायों में दक्ष होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं और अनुभवी भी होते हैं, और इस सभा के पास समय का अभाव भी नहीं होता। इस वजह से लॉर्ड सभा जो है लोक सदन की तुलना में यह कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है। जो प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच है उस कार्य को लॉर्ड सभा द्वारा लोक सदन की तुलना में बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभवी लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं और उसके पास समय का भी कोई अभाव नहीं होता। इस प्रकार लॉर्ड सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। देखा भी हमने कि कार्यपालिका पर कुछ सीमा तक उसको नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का कार्य लोक सदन के द्वारा ही किया जा सकता है, लॉर्ड सभा के द्वारा नहीं। ये तो किस वजह से आपको पता होगा कि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल होता है, सरकार होती है, वह लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और वही उसको पदच्युत कर सकता है, लॉर्ड सभा नहीं। अब आगे है लॉर्ड सभा की न्यायिक शक्तियां। न्याय के क्षेत्र में लॉर्ड सभा को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। जो लॉर्ड सभा है वह ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसके सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते। केवल उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। आपको ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि लॉर्ड सभा जब ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसमें लॉर्ड सभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते। केवल 9 कानूनी लॉर्ड जो हैं वे लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लॉर्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है जिसे संसद कानून द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई अन्य न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको लॉर्ड सभा में 9 कानूनी लॉर्ड होते हैं और अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है और
लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में यह कार्य किया जाता है। तो संक्षेप में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए हैं। रैमजे मेयर कहते हैं, अब तो लॉर्ड सभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण सदन मात्र रह गया है और इस कार्य के लिए भी यह संभवतः अधिक समर्थ नहीं है। तो 1911 और 1949 के बाद जो संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम कर दी गई थी। तो इसी वजह से रैमजे मेयर ने यह कथन कहा है कि लॉर्ड सभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण करने वाला सदन मात्र रह गया है और इस कार्य के लिए भी यह संभवतः बहुत अधिक समर्थ नहीं है। तो बच्चों, यह थी लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियां। आशा है आपको आज के व्याख्यान में ये सभी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।